हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और हम यहाँ पर डी ट्रिपल एस पी, केवीएस, एनबीएस और ईएमआरएस का जो भी आपके पेपर है उन सभी पेपर्स के लिए जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस सारे एग्जाम्स में आती है। अगर आप टीचिंग एग्जाम की बात करें या नॉन टीचिंग एग्जाम की बात करें तो कहीं पर आपको ये 20 नंबर की दिखेगी, कहीं 10 नंबर की दिखेगी। तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस आती है। तो उस जनरल अवेयरनेस को पीवाईक्यूज के थ्रू पूरा हम कवर करेंगे। जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपके, कितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उन सारे एग्जाम्स के हम पीवाईक्यूज देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये तैयार करना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। हमने 10 क्वेश्चन देख लिए थे। नर्सिंग ऑफिसर का हम देख रहे थे, जो 6 सितंबर 2024 को हुआ था। डी ट्रिपल एस पी का एग्जाम है, ठीक है। और हमने 10 क्वेश्चन देख लिए। अब 10 क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन है ये। भारतीय आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की आयरिश मूल की अनुयायी सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या था? अब देखिए, सिस्टर निवेदिता के बारे में पूछा गया है। तो सिस्टर निवेदिता का क्या ये मार्गरेट एनी थी, मार्गरेट क्लारा, मार्गरेट एलिजाबेथ या मार्गरेट कैसिडी? तो इनमें से बताना है आपका क्या आंसर है। तो एकदम ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आपको हिट करना है। तो ये है मार्गरेट एलिजाबेथ, इनका नाम था। अब मार्गरेट एलिजाबेथ के बारे में बात करें तो इनके जन्म के बारे में, मतलब आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने वहीं पर शिक्षा इच्छा प्राप्त की थी। और जब ये आई थी स्वामी विवेकानंद से मिलने, तो इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आई थी 1895 में। 1895 में ये मिली थी, लंदन में मिली थी ये स्वामी विवेकानंद से, और तभी से इनकी अनुयायी बन गई थी और निर्णय ले लिया कि हमें अनुयायी बनना है। और जब भारत में आई, तो भारत में कब आई थी ये? 28 जनवरी को ये भारत में आई 1898 में। तो तब ये भारत आई और भारत में आके इन्होंने काम करना शुरू कर दिया स्वामी विवेकानंद के साथ। तो यही इसका आंसर है। आपको डायरेक्ट हिट करना है मार्गरेट एलिजाबेथ। ज्यादा आपको तैयार नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अब बात करते हैं अटल टिंकरिंग लैब का मुख्य लक्ष्य क्या है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो अटल टिंकरिंग लैब है ये क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्या नई प्रतिभाओं में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है, उन्नत रोबोटिक्स विकसित करना है, अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना है, या स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है? क्या है अटल टिंकरिंग लैब? तो ये मैं इनिशिएटिव बताता हूं, पूरा ही बता देते हैं एक बार क्लियर करके, जिससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। नीति आयोग के अंदर क्या काम करता है? अटल इनोवेटिव मिशन, अटल इनोवेटिव या इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन या अटल इनोवेटिव मिशन है, उसके अंतर्गत इसे लाया गया है अटल टिंकरिंग लैब को, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जो नई पीढ़ी आ रही है उस पीढ़ी में जिज्ञासा को बढ़ाना है, रचनात्मकता को बढ़ाना है, उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाना है। और ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? ये उनके प्रौद्योगिकी में काम करके भी प्राप्त होगा। तो ये रोबोटिक्स का विकास करना क्या इसका लक्ष्य हो सकता है? या रोबोटिक्स का विकास करना इसका लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि रोबोटिक्स का विकास करना इनकी रचनात्मकता में आएगा, लेकिन डायरेक्ट इसका आंसर नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये नहीं हो सकता। रोबोटिक्स का विकास नहीं है, डायरेक्ट रचनात्मकता में ही आएगा रोबोटिक्स का विकास, ठीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना, ये भी उसकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता में आ जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको मिल जाता है कि नई प्रतिभाओं में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना। अब समझ में आया कि ये दोनों आंसर क्यों नहीं होंगे? ये तो चौथा तो होगा ही नहीं, लेकिन दोनों आंसर ये इसलिए नहीं होंगे कि ये रचनात्मकता में आ जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका आंसर आपका मिल गया, नई प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर ग्रीष्म मतलब जुलाई के दौरान इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन ITCZ पाया जाता है? अब देखिए, ITCZ तो आपने देखा होगा, तो ये इसके बारे में है, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? ये ऐसा एक जोन है, मतलब ये मान के चलिए ये 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में पाया जाता है, नॉर्थ से साउथ के बीच में। और यहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब इससे ही आप समझिए कि सूरज की किरणें जहां सीधी पड़ रही हैं वहीं पर आपका इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लेकिन क्या आपके सूरज की जो किरणें हैं वो हर जगह पर सीधी पड़ती हैं, हर समय पूरे वर्ष भर सीधी पड़ती हैं? तो आपने एक मैप देखा होगा, जब आपके ज्योग्राफी के टीचर ने पढ़ाया होगा, तो इस तरह का एक मैप देखा होगा, ठीक है। ये देखिए,
ठीक है, ये मैप है। ठीक है, तो अब पृथ्वी यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, इस जगह पे हो सकती है और इस जगह पे हो सकती है। और हर जगह पर जब पृथ्वी, ये सूर्य है, सन है, और सन के आसपास जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो हर जगह पर क्या होगा, उसकी स्थिति में बदलाव आएगा। और जब सूरज की किरणें जहां पड़ रही होंगी तो वो बदलाव वाली स्थिति में पहुंच जाएंगी। जैसे अगर मान के चलिए ये आपका क्या है, ये काल्पनिक रेखा है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये रेखाएं हैं, ये तीन रेखाएं, इन्हें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की होंगी। अब मैं ये रफली मैप बना दे रहा हूं क्योंकि ये आपको सब पता होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जब यहां पर और यहां पर कौन कौन सी डेट होती है, तो डेट के बारे में भी देख लेते हैं। तो डेट है 21 मार्च, 23 सितंबर और यहां पर क्या है 21 जून और यहां पर है 22 दिसंबर। ठीक है, इस तरह की कुछ डेट होती है। तो बात कब कर रहा है, ये जून और जुलाई की बात कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु की उत्तर में, और जून और जुलाई में कहां होगा, उत्तर में। ये सूर्य की किरणें किस जगह पर पड़ रही होंगी, आपकी कर्क रेखा पर पड़ रही होंगी। और इस जगह पर अगर सूर्य की किरणें देखें तो विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, यहां पर भी विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। मतलब तीनों ही रेखाओं पर पड़ रही हैं। यहाँ तो हमें हमेशा बराबर ही रहता है। ठीक है, तो ये बना सकते हैं आप। और यहां देखें तो इस जगह पर कहां पड़ रही है, ये मकर रेखा पर पड़ रही है। अब आपको समझ में आया। तो जो जून की बात हो रही है, जुलाई की बात हो रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में कहां पर पहुंच गया, आईटीसीजेड पहुंच गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, तो कर्क रेखा पर ये पहुंच गया। तो इससे आपका आंसर क्या मिल जाता है, कर्क रेखा इसका आंसर मिल जाता है। अब समझ में आया कि मकर रेखा पर क्या होता है। मकर रेखा कब पहुंचेगा, दिसंबर में पहुंचेगा। दिसंबर में जब ऊपर शीत ऋतु होगी आपकी भारत में और नीचे ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होगी, तो वहां पर आईटीसीजेड कहां बनेगा, नीचे की तरफ खिसक जाएगा। आईटीसीजेड हमेशा खिसकता रहता है और वो सूरज की रोशनी के साथ साथ बना रहता है। सूरज की जो किरणें होंगी वो सीधी लंबवत कहां पर पड़ी होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग बनता है। ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। आर्कटिक पर तो कभी भी बनता ही नहीं है। ठीक है, आर्कटिक तक तो पहुंचेगा ही नहीं। कर्क रेखा से कहां तक जाता है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाता है। बीच में भूमध्य रेखा पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर तो आईटीसीजेड बना ही रहेगा। फिर ऊपर नीचे खिसकेगा केवल उत्तर दक्षिण में, लेकिन इतना नहीं खिसकेगा कि आर्कटिक वृत्त पर पहुंच जाए। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसका आंसर कर्क रेखा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्तनधारी उपफाइलम कशेरुकी के भीतर एक वर्ग है। ठीक है, उपफाइलम कशेरुकी के भीतर एक वर्ग है जो स्तनधारी है। स्तनधारी उपफाइलम है वो कशेरुकी के भीतर एक उपवर्ग है। निम्नलिखित में से किस जानवर को स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, मतलब इस तरह से नहीं आया है, ये उपफाइलम के बारे में आ चुका है, कशेरुकी के बारे में आ चुका है। तो हम पूरा ही एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो क्या मगरमच्छ है, सांप है, पेंगुइन है या चमगादड़ है। तो शुरुआत करते हैं इस पूरे ही टॉपिक की। तो जो स्तनधारी उपफाइलम कशेरुकी होती हैं वो क्या होती है, वो स्तनधारी होती है और इनका प्रमुख जो वर्ग है वो अनूठी विशेषताओं के कारण अलग होता है। इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो इनमें क्या होती है, स्तनधारी ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, स्तनधारी स्तन ग्रंथियां, तो ये इनका वर्ग अलग करता है। दूसरा है इन पर बाल पाए जाएंगे। ठीक है, सब पूरे शरीर पर बाल होते हैं और गर्मी में नियंत्रण करने के लिए ना इस तरह की चीजें होती है ना, सुरक्षा सर्दियों में भी गर्मियों में भी। ठीक है, तीसरा होता है इनका उच्च विकसित मस्तिष्क, मतलब विकसित मस्तिष्क। और क्या होता है, गर्भाशय, गर्भाशय होता है। और इसका होता है उच्च शारीरिक तापमान, उच्च शारीरिक तापमान। ये इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उस सारे तापमान। अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो वर्गीकरण किस में किया जाता है, इनके जो तीन वर्ग होते हैं इन तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले कौन से होते हैं, पहले होते हैं मोनो ट्रीमेटा, ट्रीमेटा। दूसरे होते हैं मार्सू पियालिया, मार्सू MASUP, स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, मार्सू पियालिया है, मैं बता रहा हूं आपको नाम। तीसरा है प्लेंटेसिया। ठीक है, PTALIA, प्लेंसिटिया। ठीक है, तो ये तीन वर्ग होते हैं। तो अगर इसकी बात करें जो मोनोट्रीमेटा है, मोनोट्रीमेटा में क्या होता है कि जो इसमें अंडे देने वाले आते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले। और जो मार्सुपियालिया है इसमें क्या आएंगे, जैसे कंगारू है, कोआला है, पोसम है, तो ये सब क्या है, ये सब आते हैं
मार्सुपोलिया में इनके पास क्या होती है, एक थैली होती है, ठीक है, थैली होती है इनके पास। तो वही याद रखना, कंगारू वाली जो थैली है ना, थैली कंगारू वाली, कंगारू वाली, ठीक है, ये थैली होती है इनके पास। और जो प्लेसेंटेलिया है, प्लेसेंटेलिया में क्या होता है, इनमें जो मनुष्य आएंगे, मतलब मनुष्य की भांति, मनुष्य की भांति, मनुष्य की भांति जो होंगे जितने भी जानवर हैं, जैसे बच्चे देते हैं, ठीक है, तो उनका पोषण किया जाता है। अब इसमें कौन कौन आ सकता है, हाथी, बाघ है, व्हेल मछली है, ये सारी किसमें आएंगे, ये सभी स्तनधारी हैं और ये सब मनुष्य की भांति हैं और प्लेसेंटेलिया में आएंगे, ठीक है। तो प्लेसेंटेलिया इतना हो गया इसका। अब अगर जो हम वर्गीकरण देखें इनका, तो वर्गीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण, इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो वर्गीकरण में इनके कुछ 8 वर्ग हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। एक तो प्राइमेट्स आते हैं, प्राइमेट्स, ठीक है। दूसरे होते हैं इसमें कार्निवोरा, कार्निवोरा। तीसरे होते हैं इसमें श्रेणियां, श्रेणियां। चौथे होते हैं इसमें सर्टेसिया, सर्टेसिया की स्पेलिंग देखना, CETACEA। पांचवें होते हैं इसमें रोडेंटिया, RODENTIA। छठवें होते हैं इसमें लेगोमॉर्फा। सातवें होते हैं इसमें पेरिसोडैक्टिला। और आठवें अंतिम होते हैं इसमें आर्टिओडैक्टिला, आर्टिओडैक्टिला। ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें अगर जो मैं वर्गीकरण करूं, इनके एग्जाम्पल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सबके याद रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें मनुष्य, बंदर और लंगूर, ये आते हैं। अगर इसमें बात करो तो इसमें क्या आएंगे, कार्डिवोरा में बाघ, शेर, कुत्ता, बाघ, शेर, कुत्ता, सारे ही एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। श्रेणिया में क्या आएंगे, जो समुद्री गाय, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, समुद्री गाय, समुद्री गाय। और उसके साथ साथ डूगोंग आता है इसमें, गाय और डूगोंग। अगर आपको मेरा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने आप लिखें। सर्टेसिया में क्या आता है, वेल और डॉल्फिन। रोडेंटिया में चूहे, गिलहरी, बीवर, चूहे, गिलहरी, बीवर, ठीक है। लेगोमॉर्फा में खरगोश, पीका, खरगोश, पीका। पेरिसोडैक्टिला में घोड़ा, गेंडा, घोड़ा, गेंडा। और आर्टियोडैक्टिला में गाय, भेड़, हिरन। अब ये बिल्कुल सेम ही है, गाय, भेड़ और हिरन। ये नाम आपको सारे याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए। देखिए, जब मैं पेन चलाता हूं तो अपने आप पेन चलाया करिए, बाकी का खुद देखिए। अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो इससे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर चमगादड़ होगा, ठीक है। जो स्तनधारी है, उपफाइलम है, कशेरुकी के भीतर का एक वर्ग है, वो किसमें आता है, चमगादड़ में आता है। अब मैंने ये तो बता दिया आपको, चमगादड़ इसका एग्जाम्पल बता दिया। बाकी के जितने एग्जाम्पल थे, जिस तरह का था पूरा, स्तनधारी, उपफाइलम, कशेरुकी, पूरा मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर बन जाता है, ठीक है। तो इतना आपको रट लेना है, और बाकी का कुछ भी नहीं कर सकते हो आप इससे ज्यादा, क्योंकि देखिए मुझे भी इतना बायोलॉजी थोड़ी कम ही आती है मुझे, ठीक है ना। तो इतना मैंने जो मेरा रटा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। तो इससे आंसर इसका चमगादड़ हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। जो केरल का पूरम उत्सव है वो किस भगवान को समर्पित है। अब देखिए फिर से आ गया, उत्सव के बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो भगवान शिव के बारे में, क्या भगवान नागराज के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, या भगवान महाबली के बारे में। तो बाकी का जो जैसे नागराज और कृष्ण है, इन दोनों को तो हम काट ही सकते हैं। महाबली और भगवान शिव, ये केरल के ही उत्सव है।
तो दो उत्सव है, तो उनके बारे में बात करते हैं। अगर पूरम के बारे में बात करें, पूरम का उत्सव होता है वो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है ना, भगवान शिव को समर्पित है। और इसमें जो स्थान है कहां पे होगा, ये त्रिशूर, एक नाम याद रखना, त्रिशूर। त्रिशूर ये केरल की एक जगह है, वहां पर बनाया जाता है। और यहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बड़कूनाथ, बड़कूनाथन मंदिर, ठीक है, बड़कूनाथन मंदिर लिख देता हूं, भूल जाओगे कुछ ना कर दोगे आप, बड़कूनाथन मंदिर। अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया कि ये समर्पित किसको है, भगवान शिव को, पूरम। अब एक और एक नया आपको मैं बता रहा हूं, एक है ओणम, ओणम, ठीक है, ये भी केरल का एक त्योहार है। वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भगवान महाबली के उपलक्ष्य में, ठीक है, महाबली के लिए ये पूरा वो है, समर्पित है। कौन थे ये महाबली, ये एक राजा थे, ठीक है, तो याद रखना भगवान महाबली हैं, वो एक राजा थे। और इन राजा के सम्मान में ओणम मनाया जाता है, भगवान महाबली के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। ये एक प्रसिद्ध राजा थे और ये भी केरल का ही एक त्योहार है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। तो इससे इसका आंसर कितना हो गया, इससे इसका आंसर भगवान शिव हो गया, ये आपको याद रह गया। अब ओणम भी आपको याद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस कार्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार विजेता है। अब देखिए आंसर दिए हुए हैं, हिलेरी मेंटल, बेन ओकरी, एएस व्हाइट या किरण देसाई। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और जब मैंने ये ऑप्शन देखे तो पता चला कि ये चारों ही विजेता हैं मैन बुकर पुरस्कार की, ठीक है, चारों को ही मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। अब इन्हें किस किस के लिए मिला हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन एक बन चुका है तो दूसरा भी बनने की संभावना है, तो याद रखना इनका बना है वुल्फ हॉल, वुल्फ हॉल एक इनकी बुक थी, ठीक है, और उसके साथ एक और था, अब मैं प्लस करके यहां लिख देता हूं इसका आंसर, ब्रिंग अप द बॉडीज, ठीक है, उसके लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला। अगर बेन ओकरी की बात करें तो बेन ओकरी को मिला था द फेमिस्ट रोड, रोड, ठीक है, द फेमिस्ट रोड के लिए मिला था। अगर हम एएस वॉइड की बात करें तो एएस वॉइड को पजेशन के लिए मिला था, पजेशन के लिए मिला था। तो बची किरण देसाई को मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। तो इससे आंसर इसका आपका क्या मिल गया, चौथा मिल गया। लेकिन ये भी सारे नाम आपको याद रखने हैं, जो इनकी बुक है उन सबके आपको नाम याद रखने हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बॉल फॉल के लिए कौन सा मिला है, पजेशन के लिए किन्हें मिला है, तो ये भी आपको याद रखने चाहिए, ठीक है ना, जो ऑप्शन आए हैं तो आपको याद रखने हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे किरण देसाई सही हो जाता है। अगर हम 17वें क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन 150 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला भारतीय है। रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, विराट कोहली। ऑप्शन आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। अगर 18वें क्वेश्चन की बात करें, भारत में विशेष रूप से लड़कियों में रक्ताल्पता एक ज्ञात स्वास्थ्य समस्या है, किस खनिज की कमी मनुष्य में एनीमिया का कारण बनती है। तो रक्ताल्पता जो होती है वो एनीमिया ही कहलाती है, ठीक है, तो एनीमिया किसके कारण बनती है, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या जिंक। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एक और आ चुका है, मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें डिटेल में, मैं जिन्हें डिटेल में बताता हूं ना वो आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन दोबारा बनने की संभावना है, ठीक है। तो जो एनीमिया होती है उसका कारण होता है लोहा, ठीक है, एनीमिया होने का कारण तो लोहा ही है, तो लोहा एनीमिया का कारण है, ठीक है, एनीमिया। इसके बाद जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो शरीर के कार्य है ना, शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, शारीरिक कार्यों के लिए, ठीक है। और उसके बाद कैल्शियम होता है, वो किसके लिए, दांत और हड्डी के लिए कैल्शियम होता है। जिंक से क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रणाली। अब आपको पूरा समझ में आ गया। लोहे से एनीमिया होता है, मैग्नीशियम का कार्य क्या है, शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, कैल्शियम का कार्य क्या है, आपके दांत और आपके हड्डियां मजबूत करना, ठीक है। और उसके बाद जिंक से प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, तो इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है और पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इससे तो इसका आंसर मिल गया। लो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, फॉरेस्ट। तो क्या आपको याद है मैंने पिछली बार एक आपको मैप दिखाया था और वो मैप मैंने इस स्लाइड में नहीं डाला है, ठीक है। तो आगे बताता हूं, मैं ऐसे ही बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है ना, देखते हैं क्या गंगा के मैदान और विंध्य पर्वतमाला में है, दक्कन का पठार और मालवा का पठार, पश्चिमी घाट और असम के ऊपरी हिस्से, थार रेगिस्तान या अरावली रेंज। अब देखिए यहां से ही आपको पता चल रहा है जो थार रेगिस्तान अरावली रेंज हमने देखा था वो कैसा है, रेगिस्तानी एरिया है, रेगिस्तान है, ठीक है। तो यहां पर कटीली वन झाड़ियां मिल रही थी हमें, ठीक है। गंगा का मैदान और विंध्य पर्वतमाला, यहां पर क्या मिल रहे थे हमें, विंध्य पर्वतमाला में, यहां विंध्य पर्वतमाला में मिल रहे थे हमें पर्वतीय वन, ठीक है। और गंगा के मैदान में हमें कैसे मिल रहे थे, हमें उष्ण कटिबंधीय पतझड़ मिल रहे थे, ठीक है। दक्कन का पठार में और मालवा के पठार में भी यही मिल रहा था। लेकिन पश्चिमी घाट और असम के जो ऊपरी हिस्से हैं वहां पर आपको सदाबहार वन मिल रहे थे। तो आपको पूरा मैप याद होगा ना, तो वही है, आपको याद रखना है कि इस जगह पर मिलते हैं, ठीक है। तो जो गंगा का मैदान और विंध्य पर्वत वाला है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो है नहीं है, ठीक है। और ना ही इधर है, रेगिस्तान में भी नहीं है। बाकी का कहां है, पश्चिमी घाट और असम के उत्तरी हिस्से में है। और मैप मैंने पिछली बार दिखाई दिया था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत हॉट रहता है। वो वाला मैप अच्छे से तैयार करना है, उस मैप को आप ये मान लीजिए रट लीजिए। आप सपने में भी आपसे कभी पूछे ना तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट और असम का ऊपरी हिस्सा ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसने की जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बचपन वाला छोटा सा क्वेश्चन। अगर आपने 5th क्लास की जो बुक पढ़ी होगी जिसमें सामान्य ज्ञान हुआ करता था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। आपको आंसर पता है इसका क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ही क्या किया था, विश्व भारती की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पद्धति, शिक्षण पद्धति, पूरी एक शिक्षण पद्धति को ही बदलने का काम किया था। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और इसका जो विश्व भारती होता है इसका एक शाब्दिक अर्थ है विश्व का ज्ञान, विश्व का ज्ञान। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। समझ में आया? इतना ही है आज के लेक्चर में। तो इससे आंसर तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर मिल गया। लेक्चर खत्म होता है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि टीजीसीएसएसटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर पूरे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर 1 का अभी तो आपका जीएस चल रहा है, बाकी का जो भी पॉइंट होगा वो आपको लिए क्या किया जाएगा, बाद में आपको कराया जाएगा। जैसे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, ये भी सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।